हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम 2023 14 मई को कंडक्ट हो चुका है। इस पेपर में आपसे दो प्रश्न पत्र सॉल्व कराए जाते हैं, जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 1 जिसमें 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका सॉल्यूशन वीडियो चैनल पर प्रोवाइड किया जा चुका है। इस वीडियो में हम जीएस पेपर 2 के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जीएस पेपर 2 में आपसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में सेट ए है, जो सीरीज ए, उसके सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो चलिए अब सॉल्यूशन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका हिंदी से शुरुआत है। तो देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य का चुनाव कीजिए। लिखा हुआ है ए ऑप्शन, सुनो सुनो वह गा रही है। तो देखिए सुनो सुनो के बाद यहाँ डैश का यूज होना चाहिए, इसीलिए जो गलत है वो हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न पधारे हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो राम लक्ष्मण और, अब यहाँ पर देखेंगे ये जो इन्होंने लगा रखा है, तो इस चिन्ह की यहाँ पर कोई ज़रूरत ही नहीं है एक्सक्लेमेटरी साइन की, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सी यहाँ पर है राम नरेश गोबर गणेश है, तो ये बिल्कुल सही है। गोबर गणेश के बीच में जो है योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, और ये यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और डी भी यहाँ पर क्या होगा, गलत, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का यूज़ नहीं किया गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है, इसमें कौन सा वाच्य है। तो देखिए जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है, तो ये कर्तवाच्य है। क्या है, उपस्थित रहने का निर्देश है, तो ये हमारा कर्तवाच्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड का, क्वेश्चन सेकंड का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। किस विशेषण का, सार्वनामिक विशेषण का। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे वह बहुत सौम्य है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, वहाँ सैकड़ों लोग उपस्थित थे, ये भी गलत है। तीसरा, 5 लीटर दूध खरीदो। एंड चौथा है कोई आदमी आ रहा है। देखिए सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, कोई, किसने, कब, कहाँ, जो आपका नाउन से पहले आ जाए, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पर कोई आ गया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, अत्यधिक में कौन सी संधि है। देखिए अत्यधिक को अगर आप तोड़ेंगे तो ये निकल कर आएगा अति प्लस अधिक, है ना। तो यहाँ पर जो हमारा ता है ये टूट जाता है, आधा हो जाता है, ठीक है, और ता और या में कन्वर्ट हो जाता है अत्य, ये बन जाता है। तो इसमें जो आपकी संधि होती है वो होती है यण संधि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, जिन शब्दों से काम का करना या फिर होना पाया जाए, जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उनको क्या कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखेंगे क्रिया विशेषण, बिल्कुल नहीं, ये तो क्रिया की विशेषता बताते हैं। दूसरा, सर्वनाम कहते हैं, ये वह शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो जिन शब्दों से हमें किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। इंग्लिश में आप जानते हैं वर्ब क्या होती है, एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स, ठीक है। तो खाना, बैठना, सोना, ये सारे क्या होते हैं, क्रिया कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, अनेकार्थी शब्द प्रभाव का इनमें से कौन सा एक अर्थ नहीं है ना। इनमें से एक अर्थ जो नहीं है वो बताना है। प्रभाव, तो प्रभाव का क्या अर्थ नहीं होगा ये बताइएगा। अब देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपका पहला ऑप्शन है सामर्थ्य, तो प्रभाव का अर्थ ही सामर्थ्य होता है। प्रभाव का अर्थ महिमा भी होता है, और प्रभाव का अर्थ दबाव भी होता है, लेकिन प्रभाव का अर्थ क्या नहीं होता है, विग्रह नहीं होता है। तो हमको यही बताना था कि जो गलत ऑप्शन है वो क्या होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा वो सी जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है, इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा होगा। विलोम शब्दों का, अपोजिट वर्ड्स का सही आपको यहाँ पर युग्म बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है आकुंचन और प्रसारण। आकुंचन मतलब होता है कम करना, और प्रसारण मतलब होता है फैलाना। तो देखिए ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अदर भी देख लेते हैं, अल्पज्ञ का अवज्ञ नहीं होता है, अल्पज्ञ का सर्वज्ञ होगा। और देखिए स्थावर का होता है जंगम, ये भी गलत हो जाएगा। सन्मुख का उन्मुख नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 7th का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पूछा गया है, निम्नलिखित में से एक शब्द युग में सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। मतलब यहाँ पर जो पर्यायवाची नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए पहला ही ऑप्शन जो दिया गया है इसमें, हेम और हिरण्य, तो ये आपका सरस्वती का पर्यायवाची नहीं होता है। हिरण्य सरस्वती का पर्यायवाची नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। जबकि गिरा और बीणा पाणी, भारती और वाणी, शारदा और बागीशा, ये बिल्कुल सही आंसर हैं। हमको यहाँ पर गलत बताना था, तो ए ऑप्शन 8 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति लाक्षणिक अर्थ सहित सही है। लाक्षणिक अर्थ सहित सही है मतलब लक्षण के अनुसार। तो देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पर 9th में दिया गया है, जे बोले सो घी को जाए, ठीक है, महाकृपण, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर
टके का सब खेल है, मतलब पैसा है वो सब कुछ करवा देता है। ये बिल्कुल सही बात है, वाजिब बात है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 9th का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो सी और जो डी हैं वो भी यहाँ पर गलत हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ पढ़ते हैं। तो इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? तो आप सभी जानते हैं तत्सम क्या होते हैं, जो संस्कृत से सीधे सीधे लिए जाते हैं। तद्भव होते हैं वो तत्सम का परिवर्धित रूप होते हैं या फिर चेंज फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अंधकार एक संस्कृत वर्ड है, तत्सम होगा। आषाढ़ भी तत्सम होगा। अश्रु यानी आंसू ये भी तत्सम होगा। जबकि आक है ये आपका तद्भव शब्द कहलाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर आपको छांटना है जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो। करेक्ट, ठीक है। बारात, कालिदास, बाजार या फिर बाजार। तो शुद्ध वाला छांटिएगा तो होगा आपका बाजार। ठीक है, ध्यान दीजिए शुद्ध वर्तनी छांटना है। ठीक है, अब देखो बारात नहीं होता है, ये होता है बारात। ठीक है, और बाजार की बात करें तो बाजार होता है, वो हमने टिक कर दिया है। दूसरा कालिदास नहीं होता है, अल्लाह में छोटी की मात्रा होती है कालिदास। ठीक है, ये होते हैं कालिदास जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का तो डी सही हो जाएगा। 12th से लेकर 16 तक यहाँ पर दिया हुआ है गद्यांश, इसको पढ़कर आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, तो ये गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा, मैं सीधे क्वेश्चंस की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 है गद्यांश का सही शीर्षक क्या होगा? सही शीर्षक की बात करें तो इसमें बात की गई है राष्ट्र के विकास में संस्कृति के योगदान की। देखो आप यहाँ पर देखेंगे हर एक राष्ट्र अपनी संस्कृति के बल पर ही प्रगति करता है, तो ये आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, राष्ट्र किसके बल पर प्रगति करते हैं? तो ध्यान दीजिए यहाँ पर दूसरा जो आपका 13 क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है संस्कृति के बल पर राष्ट्र क्या करते हैं? प्रगति करते हैं। अगर आप थोड़ा पीछे जाइएगा तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जो राष्ट्र होता है वो अपने सांस्कृतिक धरोहर के माध्यम से ही जो है ना वो उन्नत होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 14। इसमें पूछा गया है गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? तो आप ध्यान दीजिएगा, तो गद्यांश में संस्कृति, सभ्यता और परिस्थिति इन तीनों ही शब्दों का प्रयोग किया गया है, लेकिन कहीं भी प्रकृति शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति वहाँ की अब किस चीज़ पर निर्भर होती है ये हमको बताना है। तो देखो कोई भी राष्ट्र है वहाँ की जो संस्कृति होती है वो भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है ना, भौगोलिक परिस्थितियों पर भी निर्भर करती है किसी भी राष्ट्र की। अब इसका जो आंसर आप देखेंगे तो वो यहाँ देख लीजिएगा, किसी भी राष्ट्र की जो भौगोलिक परिस्थिति भी उसकी संस्कृति पर प्रभाव डालती है। ठीक है, देख लीजिएगा, यहाँ आंसर तो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, सभ्यता और संस्कृति में कैसा संबंध है? तो देखिए सभ्यता और संस्कृति इन दोनों में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है, मतलब इनमें संबंध भी है और अंतर भी है, विरोधाभास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 17 देखिए, द्विरुक्ति संबंधी अशुद्ध शब्द नहीं है, मतलब कौन सा शब्द अशुद्ध नहीं है? इसका मतलब कि सही वाला है वो हमको छांटना है। तो हम देख लेते हैं, अच्छी संगति, अच्छी भी लिखा है, संगति भी लिखा है, ये तो हो गया सुपरफ्लुअस जिसे इंग्लिश में कहते हैं, मतलब ये और ज़्यादा सही सही 2 बार लिखा गया है। गजराज हाथी को ही कहते हैं, डबल रिपीटेड हुआ। अच्छा और सदुपयोग ये भी पॉजिटिव वर्ड्स हैं। तो आप देखिए आपकी भवदिया, ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि हमें करेक्ट वाला छांटना है, बाकी सारे क्या हैं गलत हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 18, लोधांती इनमें से किस बोली की उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो जो लोधांती की अगर हम बात करते हैं तो ये आती है आपकी बुंदेली के अंतर्गत, है ना, थोड़ा खड़ी बोली टाइप का जो होता है इसमें सेंस। क्वेश्चन नंबर 18 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 देखते हैं, अवधि किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? जो अवधि भाषा है वो किस अपभ्रंश से निकली हुई है? तो ये आपकी निकली हुई है अर्धमागधी अपभ्रंश से। किससे? अर्धमागधी से। ऑप्शन नंबर बी 19 का करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे गलत रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, निम्न में से शुद्ध वाक्य क्या है? शुद्ध वाक्य आपको यहाँ पर छांटना है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, नहीं अनेकों गलत हो गया, अनेक होना चाहिए। तो बी ऑप्शन आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा अनेक नाम है। छात्रों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, बड़े को अभिनंदन पत्र प्रदान नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरा देखेंगे हम अगला, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। ठीक है, घोर संबंध नहीं होता है। ठीक है, या तो कहेंगे घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। वैसे 20 का आप देखेंगे तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस एक वाक्य के शब्द में व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धि है? जिसमें व्यंजन वर्ण में अशुद्धि होगी। जमींदार के पास 2 सिपाही थे। ठीक है, ये तो सही हो गया। दूसरा देखेंगे, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? ये भी सही है। हमें देखो छांटना है व्यंजन वर्ण संबंधी, हालांकि यहाँ पर हमें त्रुटि मिल रही है, वो चिन्ह संबंधी है और इसमें क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, इसीलिए उन्होंने इस चीज़ को डाला है ताकि आपको कंफ्यूज किया जा सके। व्यंजन वर्ण संबंधी, तो देखो यहाँ पर लिखा है उसे धोखा देकर लूट लिया गया। धोखा नहीं होता है, ये होता है धोखा। तो ये वाला यहाँ पर आना चाहिए था व्यंजन।
ठीक, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि अशुद्ध वर्ड ही छांटना है। फिलहाल के लिए डी ऑप्शन देखेंगे तो लोग मजदूरों का शोषण करते हैं। ठीक है, ठीक, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 22। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है तो क्या होना चाहिए फिर भाई? तद्भव होना चाहिए। तो सिंपल है, आपको कौन सा शब्द छांटना है यहाँ पर? तद्भव शब्द। देखिए छोर ये तत्सम है, क्षेत्र तत्सम है, वानर तत्सम है, जबकि खार जो है ना हमारा वो तद्भव शब्द है। छार अगर लिखा होता छार तो ये क्या हो जाता? ये तत्सम हो जाता। ठीक है, अब 22 का यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, घोंगा बसंत मुहावरे का क्या अर्थ है? देखिए घोंगा बसंत जो यहाँ पर मुहावरा है इसका मीनिंग होता है मूर्ख होना, है ना, मूर्ख होना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन 23 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 24, गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? कौन सा शब्द नहीं है ये बताना है। तो देखेंगे यहाँ पर पहला ऑप्शन है भगीरथी, तो ये तो गंगा का ही पर्यायवाची है। त्रिपथगा ये भी गंगा का पर्यायवाची है। रवि तनया, देखो रवि मतलब सूर्य, तनया मतलब पुत्री, सूर्य की पुत्री माना जाता है किसको? यमुना को। और ये देखेंगे तो 24 का सी यहाँ पर गलत हो जाएगा। देव नदी भी हम गंगा को कहते हैं, तो इस हिसाब से 24 का जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये जो सॉल्यूशन है समझ आ रहे होंगे। 25 देखेंगे, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? विसर्ग कहाँ से निकलता है? हम बोलते हैं आहा। आहा जो शब्द हम बोल रहे हैं या जो वर्ण बोल रहे हैं, तो यहाँ पर जो आवाज़ निकल कर आ रही है वो हमारे कंठ से निकल के आती है, गले से। तो इसीलिए जो विसर्ग का उच्चारण स्थान होगा वो कंठ होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जो हिंदी का सेक्शन है जिसमें आपके 25 क्वेश्चन से वो कंप्लीट होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं जो इंग्लिश सेक्शन है उसकी तरफ। इंग्लिश सेक्शन में 26 से लेकर 30 क्वेश्चन तक आपका ये पैसेज दिया हुआ है, इसे पढ़कर आपको क्वेश्चन के आंसर करने हैं। मैं पैसेज नहीं पढ़ूंगा, सीधे क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा और आपको बीच बीच में जो आंसर्स है वो आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा पैसेज को इंडिकेट करते हुए। चलिए 26 देखिए, दिस पैसेज कुड मोस्ट प्रोबेबली बी अ पार्ट ऑफ। ये जो पैसेज दिया हुआ है मैंने इसको रीड कर रखा है, आप भी रीड कीजिएगा। तो ये जो पैसेज है ये आपका रिलेटेड है स्पीच से, ये किसी स्पीच का भाग है, यानी स्पीच दी जाती है उसमें से। तो 26 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर आवर नेशनल ऑब्जेक्टिव इज टू। अब देखो अकॉर्डिंग टू ऑथर, ऑथर के अकॉर्डिंग जो हमारा नेशनल ऑब्जेक्टिव है, देखो ये ऑथर के अकॉर्डिंग बताना है और ये आपको पैसेज में से छांटना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आपका जाएगा वो होगा प्रमोट इंडिविजुअल फ्रीडम एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, ये आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको आसानी से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है, पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। जो गलत स्टेटमेंट है वो आपको छांटना है। तो 28 में देखिएगा जो हमारी गलत स्टेटमेंट वो बताना है। 28 में आपका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियंस आर एनी वन एल्स। ठीक है, आर लाइक एनी वन एल्स, तो पहले ही बता दिया गया है इसके द्वारा, ऑथर के द्वारा, कि जो हमारे इंडियंस की प्रॉब्लम है वो सबसे अलग हैं। आप देखिएगा, वी इन इंडिया हैव अवर ओन स्पेशल प्रॉब्लम्स, सबके जैसी थोड़े ना है, अलग है हमारी। तो देखिएगा यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आपका जाना है यही जाएगा ए वाला, क्योंकि हमें क्या छांटना है? रॉन्ग वाला स्टेटमेंट छांटना है और यही रॉन्ग है, तो यह सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, द अंडरलाइन वर्ड इन द पैसेज वाइगोर मीन्स। ये जो शब्द वाइगोर है इसका क्या मतलब है ये बताना है। पैसेज में इसका यूज़ किया गया है, तो वाइगोर का मतलब जो होता है वो होता है फोर्सफुली, यानी फोर्स। ये आप देखेंगे यहाँ पर फोर्स यानी बल का प्रयोग करना। तो 29 का डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 30 देखेंगे, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द फ्रेजल वर्ब डूइंग अवे विद यूज्ड इन दिस पैसेज। अब देखो पैसेज में जो ये वर्ड यूज़ किया गया है फ्रेजल वर्ब, तो इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग होता है एबॉलिश करना, समाप्त करना। देखिए डूइंग अवे विथ, अवे मतलब होता है दूर, ठीक है, तो दूर ले जाना। रिमेन फॉर एवर तो वहीं रहेगा चीज़। डूइंग विथ मतलब उसके साथ करना। क्रिएट मतलब भी उसके साथ रहकर निर्माण करना कुछ। एबॉलिश होता है खत्म करना। तो यहाँ पर 30 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 31, चेंज द वॉइस एंड सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन क्वेश्चंस। अब करेक्ट पैसिव वॉइस आपको छांटना है। दिया गया है यहाँ पर एक्टिव वॉइस आपका समवन गैव हर आ बुलडॉग, या बुलडॉग दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो सही आपका पैसिव वॉइस जाएगा वो जाएगा, पहले तो बुलडॉग आएगा तो यह आ जाएगा आ बुलडॉग, फिर ये पास्ट में है तो वॉज आ जाएगा, एंड थर्ड फॉर्म यूज़ होती है तो गिवन हो गया, गिवन टू हर। अब यहाँ पर हम नहीं लगाएं कि बाय समवन, यहाँ पर नहीं लगाया जाएगा, ठीक है, वो अंडरस्टूड होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कई सारी जगह पर इसका जो सही आंसर बताया गया है वो पहला ऑप्शन है कि सी वॉज गिवन आ बुलडॉग। तो देखिए यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि एक प्रॉपर यहाँ पर जो है ना वो ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जा रहा है। 32 देखिएगा, फिल इन दी ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट वर्ड गिवन बिलो, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे द एयर इंडिया डैश कंसेशनल टिकट्स दीज डेज, तो क्या होगा यहाँ पर? इज इशूइंग होगा या फिर इशूड होगा,
इशूज़ होगा या हैव इशूड होगा। तो एक बात ध्यान दीजिए, these days की बात चलिए मतलब प्रेजेंट की बात है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर रहने वाला है वो आपका जाएगा आई थिंक, मेरे हिसाब से होना चाहिए ये इशूज़ है ना किए जाते हैं वर्तमान डेज में, क्योंकि डीज डेज लिखा हुआ है, प्रेजेंट की बात है, एग्जैक्ट प्रेजेंट की, तो यहाँ पर 32 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सिंपल स्टेट सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस को आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर आपका रहने वाला है तो वो रहेगा आपका ही एडमिटेड डैट ही हैड मेड अ मिस्टेक। मतलब यहाँ देखेंगे एडमिटेड मतलब उसने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया है, पास्ट, ये जो बात है वो पास्ट की हो गई है, तो आपको यहाँ पर क्या होना, पास्ट परफेक्ट में जाना होगा, ही हैड मेड अ मिस्टेक। जब भी हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स में जाते हैं तो कुछ इस तरह से हम डेट कंजंक्शन का यूज करके इसे चेंज करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। 33 का डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34, सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। करेक्ट आपको यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, मतलब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्ट करना है। आई सैड टू हिम लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक। ये देखिए सजेशन का आपका हो गया है, सजेशन किया दिया जा रहा है कि चलिए हम लोग घूम कर आते हैं। पहला यहाँ पर दिया हुआ है आई सजेस्टेड हिम डैट दे शुड गो आउट फॉर अ वॉक, इसको हम एक बार के लिए छोड़ते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो डैट आ गया है वो यहाँ पर इसने गलत कर दिया है, क्योंकि अस की जगह हम प्रयोग करते हैं किसका, वी का। तो देखिए डैट जहाँ पर है उसको आप कैंसिल कर सकते हैं, तो ये भी कैंसिल हो गया, सी ऑप्शन। आई रिक्वेस्टेड हिम डैट वी शुड गो आउट फॉर अ वॉक। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पर देखिए लास्ट हमारा डी ऑप्शन है सजेस्टेड, और यहाँ दिया हुआ है रिक्वेस्टेड। तो रिक्वेस्ट तो हम कर रहे नहीं है, सजेशन दे रहे हैं, तो 34 का डी बिल्कुल करेक्ट है, इनडायरेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पंक्चुएटेड। मतलब सही सही पंक्चुएटेड कौन सा यहाँ पर किया गया है। सेंटेंस है आपका व्हाट आ ब्यूटीफुल पेंटिंग डिड यू पेंटेड। तो आपको यहाँ पर जो हमारे पंक्चुएशन है उसका यूज़ करना है। पहला यहाँ पर व्हाट आ ब्यूटीफुल पेंटिंग डिड यू पेंटेड, इसमें कोई यूज़ ही नहीं किया गया पंक्चुएशन का मार्क्स का, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा देखेंगे व्हाट आ ब्यूटीफुल पेंटिंग डिड यू पेंटेड, अब अगर आपने डिड का यूज़ किया है तो लास्ट में तो आना चाहिए क्या, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और यहाँ पर आना चाहिए क्या, ये वाला एक्सक्लेमेटरी साइन। सी यहाँ पर है व्हाट आ ब्यूटीफुल पेंटिंग डिड यू पेंटेड, अगेन ये तो करेक्ट हो गया डिड यू पेंटिंग। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक्सक्लेमेटरी मार्क। जो आपका डी ऑप्शन है इसमें ये दोनों ही एक्सक्लेमेटरी साइन या और ये क्वेश्चन मार्क सही सही यूज़ किए गए हैं, इसीलिए आपका 35 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 36, चूज द करेक्ट वर्ड विच इज़ अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। है ना, आपको करेक्ट वर्ड छांटना है जो इस वर्ड की मीनिंग का अपोजिट है। ठीक है ना, देखिए रिसीड का वर्ड का मीनिंग होता है नेगेटिव साइड, है ना, नेगेटिव करना, कोई चीज़ कम करना। अब आप देखेंगे यहाँ पर तो 36 का जो सही आंसर जा गया आपका वो एडवांस होगा, कोई चीज़ इंक्रीज करना, एनहेंस करना या बढ़ाना, तो इसका जो सही अपोजिट जाएगा वो एडवांस जाएगा। बाकी जो है वो सारे के सारे गलत हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। फाइंड आउट द मिस स्पेल्ड वर्ड, मतलब आपको जो गलत वर्ड है, जो गलत मिस स्पेल्ड किया गया है वो छांटना है। यहाँ पर देखिए सीज, सीज यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही वर्ड है। विली, VELIEVE, ये भी करेक्ट है। रेन जो है ना वो भी सही है। डिसीव ये आपका गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो आपका ये सही वर्ड होगा DECEIVE, ये आपका सही हो जाएगा। तो 37 का बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमको मिस स्पेल्ड ही छांटना था। 38 देखेंगे, चूज द करेक्ट वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द फ्रेज ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स। ठीक है ना, आपको करेक्ट यहाँ पर छांटना है। इसका जो मीनिंग क्या होने वाला है, आई एम लाइक अ कॉग इन द व्हील ऑफ दिस कंपनी। अब देखिए व्हील है, व्हील से कंपनी रन होती है, अब उसमें आप कॉग लगा दीजिए, कोई भी अदर चीज़ लगा दीजिए, उसका कोई सेंस नहीं बनता, उसके बिना भी गाड़ी चल सकती है। 38 का इस हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन आपको जाएगा वो होगा डी, एन अनइम्पोर्टेड पर्सन, यानी उनके बिना भी कंपनी में कोई दिक्कत नहीं होगी, काम चलता रहेगा। 38 का डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 39 देखिएगा, चूज द करेक्ट वर्ड विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। आप सेंटेंस आपका दिया हुआ है, दीपक हैज़ अ पेंचेंट फॉर फाइन पोइट्री, मतलब दीपक काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को पसंद करता है या उसके लिए एक पसंद है, अच्छी सी पसंद है उसकी, फाइन पोइट्री करना। तो इसका जो आपका करेक्ट मीनिंग रहने वाला है वो होगा लाइकिंग। ठीक है, उसकी पसंद है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, और यहाँ पर हमारा जो इंग्लिश है वो लास्ट यहाँ पर क्वेश्चन है इंग्लिश सेक्शन का। लिखा हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, तो अब देखिए द डैश इज यूज्ड, डैश जो वर्ड जो आपका साइन होता है इसका यूज़ किस लिए होता है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर है टू इंडिकेट
टू इंडिकेट एन एब्रप्ट स्टॉप और चेंज ऑफ थॉट, यानी जैसे आप कोई बोल रहे हैं, कोई वाक्य बोल रहे हैं, तो उसके बाद बीच में आप थोड़ा सा स्टॉप लिया आपने हल्का सा, और या फिर चेंज आप थॉट का चेंज कर परसेप्शन चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं हम लोग डैश का। दूसरा यहाँ पर टू रिज्यूम आ स्कैटर्ड सब्जेक्ट, है ना, रिज्यूम करने के लिए जो फैले हुए सब्जेक्ट हैं उनको एक साथ जोड़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन आपका 40 के दोनों ही ये कथन है वो सही हो जाएंगे स्टेटमेंट, तो इस हिसाब से जो करेक्ट आंसर होगा 40 का वो सी आंसर जाएगा। बोथ 1 एंड 2 आर द करेक्ट ऑप्शंस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेशन की, जो कि है आपका रीजनिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू होती है रीजनिंग आपकी। दिए गए विकल्पों में से विषम को आपको चुनना है। यहाँ पर विषम क्या होने वाला है वो आपको बताना है। देखिए ए के बाद अगर आप 2 ऐड करेंगे तो आएगा सी, या फिर ए बी सी आप इसे गैप कर सकते हैं। एक्स के बाद वाई जेड आएगा। जे के बाद क्या आता है, जे के बाद आता है के, लेकिन क्या आना चाहिए, एक गैप होकर अगला जे के एल आना चाहिए, तो एल नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका विषम हो जाएगा। लेकिन हम दूसरे और भी चेक कर लेते हैं। टी के बाद यू फिर वी आता है, बिल्कुल ठीक है। वी के बाद सी और डी आता है, ये भी सही है। एफ के बाद जी एच आता है और आर के बाद एस टी आता है। तो आपका जो 41 का डी ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट हो, आई एम सॉरी, ये जो बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सारे तो सेम ही है, हमको आपको विषम चुनना था, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, अंधा और अंधा नहीं एक उदाहरण है। तो ये किस चीज़ का उदाहरण ये आपको बताना है। अंधा और अंधा नहीं, देखिए ये आपका क्वांटिटी बेस है। कैसा डेटा है, क्वांटिटी। कोई अंधा है हाँ या नहीं, कोई अंधा नहीं है हाँ या नहीं, तो ये आप आंसर करेंगे तो क्वांटिटी के बेस पर करेंगे। तो आप देखिएगा 42 का जो करेक्ट आंसर आपका जाएगा बी होगा, संख्यात्मक समंक। 43 देखिए, आयत चित्र निम्नलिखित में से किसके निर्धारण में सहायता करता है। तो देखिए जो आयत चित्र हैं हम बनाते हैं हिस्टोग्राम वगैरह, तो वो किसके निर्धारण में सहायता करता है, उसकी हेल्प से हम लोग बहुलक यानी मोड के बारे में नॉलेज गेन करते हैं। मोड हमें पता चल जाता है। आपने बच्चों की बुक देखी होगी, वहाँ पर काफ़ी सारे चित्र बने होते हैं काउंटिंग सिखाने के लिए, उनको काउंटिंग सिखाने के लिए होता है, लेकिन एग्जैक्टली आयत चित्र यानी हिस्टोग्राम उसी को बोलते हैं, और उससे हम बहुलक का भी पता कर सकते हैं, ठीक है। 43 का सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 44। 11 परीक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, आरोही क्रम में लगाया गया है। देखिए मैथ के जितने भी क्वेश्चन हैं उनके मैं आपको अगर सम यहाँ पर इजीली सॉल्व हो सकता है तो कर दूंगा, अदरवाइज मैं उनकी केवल आंसर आपको बताऊंगा। तो देखिए 11 परीक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है यदि 10 एवं 9 क्रमशः सम एवं विषम स्थानों पर आने वाले परीक्षणों के समांतर माध्य हैं, ठीक है। तो सभी 11 परीक्षणों का माध्य क्या होगा। आपको 11 परीक्षण यहाँ पर दिए हुए हैं, अब कुछ यहाँ पर सम पे होंगे यानी इवन प्लेसेस पे होंगे, कुछ क्या होंगे ऑड प्लेसेस पे होंगे। तो जो आपकी इवन प्लेस पर रखे हुए हैं परीक्षण, उनका जो समांतर माध्य वो कितना है 10 है, और जो ऑड पर रखे हुए हैं ऑड प्लेसेस पर उनका समांतर माध्य 9 है। अब देखेंगे इनका समांतर सभी 11 परीक्षणों का समांतर माध्य हमको फाइंड करना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आपका रहने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप इजीली आप लिख लीजिएगा 11 परीक्षण कोई भी ले लीजिएगा, सम और विषम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। यदि किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल 100% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी। तो देखिए जो आयतन में आपकी वृद्धि रहने वाली है वो आपकी होगी 100%। जो आप इसे सॉल्व करेंगे, शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। आपने इसका क्षेत्रफल 100% बढ़ा दिया, इसका मतलब कितना कर दिया 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। और बढ़ा कितना यहाँ पर ओनली 1 ही तो बढ़ा, कितने पर 1 पर बढ़ा, और ये हो जाएगा 100, इट मीन्स 100% इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर 45 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 46। देखिएगा 2 बेलनों ए तथा बी के आधारों के अर्धव्यास 3:2 के अनुपात में है तथा इनकी जो ऊंचाइयां हैं वो क्रमशः n/1 के अनुपात में है। यदि बेलन ए का आयतन, ठीक है, बेलन बी के आयतन का 3 गुना हो, बेलन ए का आयतन बेलन बी के आयतन का 3 गुना हो, तो ए का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई ऐसे ही लिखे रहने दीजिए। आर क्या है, देखो आधारों के अर्धव्यास ही रेडियस होते हैं, आर होते हैं, तो इसकी हमने कैपिटल आर मान ली, ए की और बी की मान ली हमने स्मॉल आर। तो ये क्या हुआ आपका 3 and 2 पाई आर स्क्वायर, 3 3 9 हो जाएगा आर स्क्वायर। हाइट कितनी है, हाइट का रेशियो दिया हुआ है पहले, यानी ए का हाइट है एन, तो एन लिख दिया हमने। अगेन देखिए 3 into पाई, आर कितनी है, आर यहाँ पर 2 है, आर स्क्वायर यानी 4, और एच कितना दिया हुआ है 1 का स्क्वायर, एच जो एच 1 हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, तो n की वैल्यू निकल कर आएगी 4/3। तो यहाँ पर देखिए 46 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। यदि बेलन की त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो ऊंचाई को कितने प्रतिशत तक घटाया जाए जिससे कि बेलन का जो आयतन है वो आपका अपरिवर्तित रहे। देखिए इसका जो सही आंसर आपका रहने वाला है वो 36% रहेगा, ठीक है। बेलन की त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है
25 का मतलब 1/4 है ना। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। एच तो कॉन्स्टेंट हो गया एंड पाई भी कॉन्स्टेंट है। आर स्क्वायर दिया हुआ है तो हमें इसका स्क्वायर करना होगा, है ना। तो क्या होगा, आर पहले तो आप देखिए 4 से क्या हुआ, 5 हुआ, है ना। 4 थी, उससे हमने बढ़ाई 25% तो 5 हो गई। फिर इसका हमने एक बार और बढ़ाया है, स्क्वायर किया है तो 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर हो गया। इट मीन्स क्या हो गया, 16 एंड 25। अंतर कितना होगा, डिफरेंस कितना होगा, 9 होगा। कितने पर हो रहा है, 16 पर हो रहा है, इंटू क्या 25 पर हो रहा है। डिफरेंस कितने पर निकल रहा है, अंतर कितना है, 9 है, लेकिन 25 पर है, 25 पर। तो देखिए 9 बटे क्या होगा 25 और इंटू क्या होगा 100। कम करना है हमको, बेलन का आयतन क्या रहे, अपरिवर्तित रहे, ऊंचाई को घटाना है हमको, इसीलिए हमने ये चीज़ बेस 25 को माना है। 25 चौका 100 और 9 चौका 36, 36 आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। यदि किसी 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या के वर्गमूल और घनमूल दोनों ही प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के सदस्य हों तो जो संख्या के अंकों का योग है वो क्या होगा। कहने का मतलब सीधा है, ऐसी एक संख्या है जिसका क्या है, क्यूब है और स्क्वायर भी है, ठीक है, क्यूब भी और स्क्वायर भी है। जैसे आप मान लीजिए 9 ही ये संख्या यहाँ पर, 9 का क्यूब क्या होता है भाई, 9 का क्यूब होता है 729, स्क्वायर क्या होता है 81 भी होता है। अब ये दोनों क्या है, प्राकृतिक संख्याओं में ही आते हैं, है ना, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो हमको यहाँ पर बताना है जो इनका क्यूब है उसके योग बताने हैं, अंकों का योग। तो 7 to 9 के अंकों का योग क्या होगा, तो देखिए 9 और 2 11, 11 और 7 18। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 49 दिया हुआ है, दो संख्याओं का HCF 25 है और उसके LCM के अन्य गुणनखंड 14 एंड 15 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। आप सभी जानते हैं HCF क्या होता है, कॉमन होता है। और ये जो आपको दिया हुआ है एक्स एंड वाई, ये क्या है, संख्याओं का जो कॉमन को छोड़कर बचा हुआ है वो है। तो आप इसको फाइंड करने के लिए सिंपली क्या कर सकते हैं, HCF इंटू जो HCF है, HCF इंटू जो आपकी संख्याओं के अन्य गुणनखंड दिए हुए हैं फैक्टर 1 प्लस फैक्टर 2, आप इसको लगा सकते हैं। तो क्या होगा 25 इंटू 14 प्लस 15, इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका जो आंसर निकल कर आएगा 25 इंटू 29 और ये होगा आपका 725। 49 का बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ पर दिया हुआ है विकल्पों में से अंकों के समुच्चय को चुनिए जो समुच्चय 6, 36 और 63 के समरूप हैं। मतलब ऐसा ही सेट आपको छांटना है, जो रिलेशन इनके बीच में है वही होना चाहिए आपके ऑप्शंस में। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, पहला यहाँ पर है 8, 64 और 46। देखिए 8 का हमने स्क्वायर किया 64 हुआ, 64 को पलट कर लिख दिया 46 है, क्योंकि यही यहाँ पर किया गया है। 6 का स्क्वायर 36 है एंड 36 को पलट कर लिख दिया है 63 के फॉर्म में। अब यहाँ पर जो अदर ऑप्शन है आपके वो सारे गलत हैं, यहाँ 94 होना चाहिए था और 11 का स्क्वायर होता है 121, ये भी गलत है और ये भी देखिए 94 ये भी गलत हो जाएगा। 50 का ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। यदि दो बहुपदों के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः ये दिए गए हैं, ये एलसीएम और एचसीएफ दिए हैं, ये एलसीएम है और ये क्या है एचसीएफ है। एलसीएम पूरा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, उनमें से एक बहुपद ये दिया है तो दूसरा क्या होगा। सिंपल आपने एक रूल पढ़ा है, कौन सा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू जो फैक्टर 1 है या संख्या 1 है, नंबर 1 इंटू नंबर 2। यहाँ पर आपको 3 चीज़ें दी हुई हैं, दूसरा बहुपद फाइंड करना है n2। आप इसको रख लीजिएगा, आपके जो फैक्टर्स निकल के आएंगे वो होंगे x+1 एंड x+2 निकल कर आएंगे, ठीक है, x+1 एंड x+2। 51 ये क्वेश्चन है, देखिए ठीक। तो आपका जो सही आंसर क्या होगा वो होगा x² प्लस के 3x+2। इसको आप सॉल्व कीजिए, आप इजीली इसको प्राप्त कर पाएंगे। 51 का बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला 52 देखिए, यदि एक विक्रेता को 30 कलम बेचने के बाद 10 कलमों के विक्रय मूल्य का लाभ होता है तो उसका लाभ प्रतिशत है वो कितना होगा। मतलब एक विक्रेता है, अगर 30 कलमें हैं या 30 पेन है, वो 30 रुपये में बेच रहा है ना, 30 रुपीज़ में बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10 पेन्स की सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर, यानी 20 का 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा आपका कितना, 50%, ठीक है, क्योंकि 20 से क्या हो रहा है 30 हो रहा है। तो देखिएगा एक का यहाँ पर अंतर हो गया, 1 बाई कितना 2 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर 50% जो है ना वो प्रॉफिट होने वाला है किसको, विक्रेता को। अगला क्वेश्चन देखेंगे 53। यदि दो कुत्ते एक 7 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पथ पर विपरीत दिशाओं में 2.5 मीटर पर सेकेंड एंड 3 मीटर पर सेकेंड की गति से दौड़ना आरंभ करते हैं तो आपस में अधिकतम दूर होने में कितना समय लगेगा। ये लीजिए सर्किल है, यहाँ पर दोनों डॉग खड़े हुए हैं, ये आपका सेंटर है, ठीक है। अब जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, अगर यहाँ से दौड़ना शुरू करेंगे तो एक जाएगा इस साइड और दूसरा जाएगा इस साइड, ये जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, एम्पर है तो आप लिख लीजिएगा, एंड ये है 3 से जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर 7 मीटर व्यास है, ये 7 मीटर व्यास मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 7 मीटर है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, आप जो कुत्ते दौड़ेंगे वो दौड़ेंगे इसकी परिधि पर,
जो वृत्त है उसकी परिधि क्या होती है 2πr होती है, लेकिन डॉग जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी ना वो यहाँ पर आ जाएगी इस कॉर्नर पर। तो इतना क्या होगा, ये तो सेम ही है ना, यानी कि ये अर्ध परिधि है तो क्या हो जाएगी πr हो जाएगी। अब इतनी डिस्टेंस इनको कवर करना है πr, ठीक है। पाई कितना होगा 22/7 और रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है आपको 7/2, मतलब कि 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11, तो इतनी है ना मीटर डिस्टेंस है वो कवर करनी है दोनों को ही, ठीक है। टाइम हमको फाइंड करना है, टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समय बराबर दूरी बटे चाल। 11 अपॉन स्पीड क्या होगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों की स्पीड क्या होगी एडअप हो जाएगी, तो 2.5 प्लस क्या होगा 3, ये निकल कर आएगा 11/5.5। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये निकल कर आएगा कितना 2 आ जाएगा, है ना, ये 2 टाइम आ जाएगा। तो समय कितना लगेगा 2 सेकंड। 2 सेकंड में ये दोनों डॉग हैं वो एकदम विपरीत होंगे और मैक्सिमम डिस्टेंस पर होंगे। तो 53 का यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो जाएगा बी। काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स ने ये जो आंसर है वो 4 सेकंड लगा हुआ रखा है, आप सॉल्व कीजिए, इसका आंसर क्या होगा 2 सेकंड आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। यदि एक्स आदमी एक काम को 40 दिनों में पूरा करते हैं और अतिरिक्त 5 आदमी लगाने से 10 दिनों की बचत होती है, तो 30 आदमी इस काम को पूरा करेंगे कितने दिनों में। एक्स आदमी हैं और इस काम को कर रहे हैं कितने दिनों में, 40 दिनों में पूरा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि 5 आदमी एक्स्ट्रा लगा दें और 10 दिनों की बचत हो जाती है। तो एक्स से +5 यहाँ पर बंदे काम कर रहे हैं और काम जो हो रहा है कंप्लीट वो 30 दिन में हो रहा है। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया है, ये 4x हो गया इक्वल टू क्या होगा 3x प्लस क्या होगा 15 होगा। यहाँ पर x की जो वैल्यू निकल कर आती है वो हो जाएगी आपकी कितनी 15 हो जाएगी, मतलब 15 आदमी 40 दिनों में एक काम को पूरा कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए 15 आदमी एक काम को 40 दिनों में पूरा कर रहे हैं तो 30 आदमी इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। सिंपल है कि आधे दिनों में पूरा करेंगे, फिर भी हम यहाँ लगा लिया, हमने यहाँ पर लगा लिया 15 आदमी 40 दिनों में, तो कैंसिल आउट कर लीजिए 3 5 15 एंड एक एक्स इक्वल क्या आ जाएगा 20 डेज, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा 20 डेज 54 का। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, 3 संख्याओं का अनुपात 3 4 5 है, यदि उनके HCF और LCM क्रमशः 40 और 2400 हैं तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ध्यान दीजिए आपको यहाँ पर अनुपात दिया हुआ है संख्याओं का और HCF भी दिया हुआ है, कितना है 40 है, तो आप सीधे संख्या फाइंड कर सकती हैं, बाकी चीज़ों की जरूरत भी नहीं है। सबसे बड़ी संख्या निकालनी है जो क्या है 5 है, तो 40 का मल्टीप्लाई सीधे कर सकते हैं आप, 40 × 5 इक्वल्स टू कितना 200, और बी ऑप्शन 55 का करेक्ट हो जाएगा 200। अगला क्वेश्चन देखो 56 दिया हुआ है, ये आपका अभिकथन दिया हुआ है और रीजन दिया हुआ है। अंतर्वैयक्तिक आकर्षण सामाजिक अंतरक्रिया का एक भाग है, रीजन यह उत्तरजीविता हेतु आवश्यक है। तो देखिए 56 जो क्वेश्चन है इसका सही आपका ये हो जाएगा, पहला कथन भी सही है और कारण भी सही है, और इसका जो दिया हुआ है कि आर और ए दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो 56 का ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 57 देखिएगा, इनमें से कौन सा संचार तंत्र किसी व्यक्ति को अपने से उच्च अधिकारी अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारी को गोपनीय सूचना देने की प्रेरणा देता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका करेक्ट ऑप्शन जो आपका जाएगा वो जाएगा डी, एकल श्रृंखला, ठीक है ना, क्योंकि गोपनीय तरीके से सूचना दी जा रही है तो उसमें 1 on 1 जो है ना वो हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज 1 होगा। तो यहाँ पर 57 का डी ऑप्शन करेक्ट है। बात करते हैं 58 की, तो यहाँ पर जो नीचे कथन दिए गए हैं उनमें से एक को कथन यानी अभिकथन बोला गया है, असर्शन, और दूसरा आपका रीजन है। देखिए मौखिक संचार एक उपयोगी संचार का माध्यम है, दूसरा क्योंकि मौखिक संचार में क्या कहा गया है इसका प्रमाण नहीं रहता है। तो 58 आप देखेंगे तो देखिए आर और ए जो है ना वो दोनों ही सही बात है, क्योंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं रहता और ये उपयोगी संचार का माध्यम भी है, लेकिन इसकी जो करेक्ट वो क्या बोलते हैं ये इसका करेक्ट व्याख्या नहीं है, जो रीज़न है वो करेक्ट रीज़न नहीं दिया गया है। तो 58 का जो आपका बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे 59 की, पूछा गया है आंतरिक तनाव जब ऐसी स्थिति के कारण उत्पन्न हो जो कि अपने आंतरिक मूल्यों के विरुद्ध सूचना प्राप्त होने से होता है, उसे किस रूप में जाना जाता है। मतलब खुद की बात गलत होनी सिद्ध जैसी है, तो यहाँ पर जो देखेंगे उसको बोलते हैं संज्ञानात्मक विसंगति, कॉग्निटिव जो डिसोनेंस होता है उसको बोलते हैं हम, ठीक है, जो हमारे संज्ञान में ही क्या होता है एक दूसरे के साथ जो विरोधाभास होता है। तो 59 का ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रणाली अनौपचारिक संचार नेटवर्क का प्रकार नहीं है। अनौपचारिक संचार नेटवर्क का प्रकार नहीं है, ठीक है, इनफॉर्मल का नहीं है, ये बताना है। तो देखिए संभाव्यता हम लोग तो नॉर्मली बात करते रहते हैं, संभाव्यता दर्शाते रहते हैं, समूह में बात करते हैं, गपशप करते रहते हैं, तो ये औपचारिक छोड़ना है, ये सारे अनौपचारिक हैं। अनौपचारिक नहीं का मतलब होता है कि औपचारिक होना, तो ये सर्कुलर है क्योंकि ऑफिशियल सर्कुलर जारी किए जाते हैं। 60 का यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 61 है,
नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। संचार की स्पष्ट प्रभावपूर्ण संचार प्रक्रिया के लिए आवश्यक होती है क्योंकि एडिक्वेसी यानी पर्याप्तता एवं टाइमिंग समय निर्धारण प्रभावपूर्ण संचार प्रक्रिया के लिए आवश्यक नहीं है। तो 61 का आप देखेंगे इसका बिल्कुल जो आपका रीज़न है ये गलत है, ठीक है, जबकि यहाँ पर आपका एसर्शन है ये करेक्ट है। इस हिसाब से जो आपका सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ए सत्य है किंतु आर गलत है। 61 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनिए जो अफवाह को सुलझाने का तरीका ना हो यानी नहीं हो। तो देखिए, तथ्य उपलब्ध करा रहे हैं मतलब आप सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, कारणों को कम कर रहे हैं तो आप भी सुलझाने का काम कर रहे हैं किसी भी अफवाह या प्रॉब्लम को। विश्वसनीय स्रोतों का प्रयोग कर रहे हैं तब भी आप इसको पॉजिटिवली यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई भी तथ्य, कोई भी आप सबूत यहाँ पर छिपा रहे हैं, ठीक है, अपने लीडर्स से कोई फैक्ट छिपा रहे हैं, तो ये आप क्या कर रहे हैं, विवाद को सुलझाने का काम नहीं कर रहे हैं। मतलब ये आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 का डी बिल्कुल सही होगा क्योंकि हमें जो नहीं है तरीका वही तो छांटना है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, समव्यवहार विश्लेषण सिद्धांत को मूलतः किसने विकसित किया था। तो देखिए, ये जो आंसर है आपका वो हो जाएगा एरिक बर्न। इसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता है, सिर्फ इसका आंसर पता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। 64 देखिए, निम्नलिखित में से कौन संचार में एक मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है। संचार में एक साइकोलॉजिकल बैरियर नहीं है, फिजिकल बैरियर है बट साइकोलॉजिकल नहीं है। तो आप देखिए 64 का ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही है क्योंकि शारीरिक रूप से व्यक्त संदेश जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर में थोड़ा ना आते हैं, ठीक है। आपका 64 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 65 देखिए, संचार मॉडल में विचारों को संदेश में डालने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। विचारों को संदेश में डालना है तो 65 का करेक्ट ऑप्शन जाएगा, वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संकेतीकरण यानी एनकोड करना, मैसेज को एनकोड करना। अगला देखिए 66 दिया हुआ है, संचार प्रक्रिया के निम्नलिखित तत्वों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी एक अच्छे सीरियल में लगाना है, सही सीरियल में। तो क्या पहले आएगा क्या नहीं आएगा, ध्यान देंगे इस पर। 66 का जो करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले बात होगी किसकी, स्रोत की, सोर्स की। फिर इसके बाद क्या आएगा हमारा, वो आएगा संदेश, मैसेज क्या है, क्या भेजना है, किस मीडियम से भेजना चाहते हैं हम लोग, वो आएगा। फिर आएगा आपका कौन इसको रिसीव करेगा, और इसके बाद क्या होगी, शोर इसमें क्या करेगा, बीच में शोर का मतलब होता है नॉइज़, किस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही है। और फिर होगा प्रतिपुष्टि यानी आपका रिप्लाई बोलते हैं जिसको, फीडबैक बोलते हैं, वो आपका निकल के आएगा। तो ये आपका क्रम बन जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 67। यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन श्रवण का तत्व नहीं है, मतलब इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग का कंपोनेंट क्या नहीं है, संवेदना होगी तभी तो यहाँ पता चलेगा कि क्या हम सुन रहे हैं, मूल्यांकन, प्रतिक्रिया करना, या फिर अनुनय करना, परसुएशन करना। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा 67 का वो डी ही होगा, अनुनय करना मतलब परसुएट करना, एवेल्यूट करना, रिस्पॉन्ड करना, ये सारे तो हम सुनने के बाद ही करेंगे, है ना, ठीक है। तो 67 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 68 दिया हुआ है, पराभाषा, इट मीन्स कि पैरा लैंग्वेज किस चीज़ से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, अंतर्वैयक्तिक कौशलों से, वाचिक संप्रेषण से, अवाचिक संप्रेषण से यानी नॉन वर्बल, वर्बल कम्युनिकेशन एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो 68 का करेक्ट ऑप्शन आपका निकल कर आएगा, वो होगा सी ऑप्शन, अवाचिक संप्रेषण यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, पराभाषा, पैरा लैंग्वेज दी हुई है। तो 68 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 69 देखिए, श्याम राम का मित्र है। श्याम किसका मित्र है भाई, राम का मित्र है। मनीष की ओर इशारा करते हुए श्याम ने राम से पूछा कि वह कौन है, तो राम ने कहा उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है। देखिए सिंपली आपका इस तरह से बन जाएगा, राम ने कहा कि उसका बेटा, जो पर्सन जिसकी बात कर रहे हैं मनीष की, ठीक है, इनका जो बेटा है वो मेरे बेटे का चाचा है, यानी राम के बेटे का चाचा है। ये बंदा है ना, ये इसका चाचा है, ठीक है। तो अब मनीष और राम के बीच क्या संबंध है, तो भाई इसका ये पापा ही तो होगा या चाचा होगा। अगर चाचा होता तो ऑप्शन में होता, तो यहाँ पर पापा दिया हुआ है, तो 69 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 70 आपका दिया हुआ है, यदि 31 मार्च 2008 को सोमवार है तो 31 मार्च को 2011 को कौन सा दिन होगा, मंगल, बुध, गुरु। मतलब यहाँ देखिए 3 साल का गैप है, 3 साल का गैप है, सेम डेट है, सेम डेट चल रही है ना। और देखिए मार्च से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि ईयर तो ये कौन सा है हमारा, लीप ईयर है, लेकिन मार्च के बाद से स्टार्टिंग हो रही है, फरवरी के बाद से स्टार्टिंग हो रही है मार्च से। तो यहाँ पर किसी भी तरह की 2 दिन के या एक्स्ट्रा डेज की कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। एक दिन यहाँ पर बढ़ता जाएगा। अगर आप +3 करते हैं सोमवार में तो निकल के आता है मंगल, बुध एंड बृहस्पति। तो यहाँ पर 70 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है समझ आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 30 क्वेश्चन रह गए हैं। 71 यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर 2009 की तरह ही होगा, मतलब सेम कैलेंडर आपको फाइंड करना है। 2009 का सेम कैलेंडर क्या रहने वाला है। एक रूल होता है, अगर 0 बचे तो 28,
ठीक है, 1 बचे तो 6, और अगर 2 या 3 बचे तो कितना जोड़ते हैं हम लोग, 28, 6, 11, ठीक है, ये ऐड करते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए 2009 है, 2009 में आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर आपका निकल कर आएगा 1। अगर 1 आता है तो आपको 6 ऐड करना होता है उस ईयर में कैलेंडर रिपीट करने के लिए। इसको आप ध्यान से रख लीजिएगा याद, क्योंकि ये आपका बहुत काम आने वाला है, कैलेंडर अगर रिपीट हो रहा है उसके लिए। तो 2009 में हम 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2009 + 6, 2015 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 71 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 72, निम्न कथनों का संदर्भ लें। पहला यहाँ पर दिया हुआ है सभी बालक सत्यवादी हैं, जितने भी बालक हैं वो क्या हैं, सत्यवादी हैं। और क्या आगे है, क्या है, कमल एक बालक है, कमल एक बालक है तो कमल सबसे अंदर चला जाएगा, ये कमल हो गया, कमल एक बालक है और सारे की सारे बालक क्या हैं, सत्यवादी हैं, ठीक है। निष्कर्ष दिया हुआ है कमल सत्यवादी है, ऑब्वियसली कमल क्या होगा, सत्यवादी होगा। सभी सत्यवादी बालक होते हैं, बिल्कुल नहीं, ये जो अंदर पोर्शन आ रहा है इतना सत्यवादी के अंदर, ये सारे के सारे बालक होंगे और सत्यवादी होंगे, लेकिन 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 ये आप देखेंगे जो एक्स्ट्रा पार्ट बचा हुआ है ये सत्यवादी नहीं होंगे, ठीक है। अगला देखिए 72 का, वैसे तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका निकल कर आएगा 72 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है, कि आपका जो केवल 1 है वो सही हो जाएगा, दूसरा तो गलत ही हो गया है। 73 देखते हैं, एक घड़ी जो रविवार को दोपहर 2 बजे 3 मिनट पीछे है और मंगलवार को दोपहर 2 बजे 5 मिनट आगे है, तो इस घड़ी ने ठीक समय कब दिखाया है। तो देखिए आप इसको सॉल्व कीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ इसका करेक्ट जो ऑप्शन रहने वाला है वो बी रहेगा। एक्चुअली यहाँ पर 18 आवर में ये जो गैप दिख रहे हैं, 3 मिनट पीछे थी, है ना, और 5 मिनट आगे थी, डिफरेंस कितना आया, 8 मिनट का आ गया। अब कितने घंटों में आया 8 मिनट का, है ना, तो ये आप देख लीजिएगा, इस हिसाब से आपका जो आएगा वो 18 आवर्स आएंगे, है ना, 18 आवर्स कब से, सही समय कब दिखाया होगा उसके लिए। तो 2 बजकर आप देखेंगे 2:03 बजे से जो करेक्ट ऑप्शन आपका टाइम दिखाएगा वो दिखाएगा सोमवार सुबह 8 बजे, ठीक है। 73 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 74 अगर हम देखते हैं तो देखिएगा जो संबंध 6 और 16 में है वही संबंध 12 और किस में होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। देखिए आप यहाँ पर देखेंगे 6 और 16 में क्या संबंध है, 6 तिया 18, 6 × 3 -2 क्या आ रहा है, 16 आ रहा है, तो 12 × 3 -2 करेंगे तो क्या आएगा, 34 आएगा। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा 74 का। 75 देखिए, नीचे अंक श्रृंखला दी गई है, इसका अगला अंक कौन सा होगा, मतलब नेक्स्ट जो नंबर है वो क्या आने वाला है, ये आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो ये आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से सॉल्व होगा। 24 लिखा हुआ है तो क्या होता है, ये 5 का स्क्वायर -1। 17 लिखा हुआ है तो क्या होगा, ये 4 का स्क्वायर +1, तो स्क्वायर +1 स्क्वायर -1 इस तरह से करते जाएंगे। 3 का स्क्वायर क्या होगा, ये -1, ये क्या होगा 2 का स्क्वायर +1, ये क्या होगा 1 का स्क्वायर -1, ये क्या है हमारा 0 का स्क्वायर +1। अगला अब यहाँ पर क्या आएगा, तो अगला आएगा आपका 6 का स्क्वायर +1, मतलब 36 + 1 37, और ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 76, कॉलेज के छात्रों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। इसके लिए तर्क दिया गया है, हाँ कॉलेज के छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, हाँ कॉलेज जो है ना वो राजनीतिक दलों के लिए जंग का मैदान बनते जा रहे हैं। तो 76 यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका सही है वो दोनों ही तर्क हैं वो प्रबल होते जा रहे हैं, प्रबल हैं दोनों, इसीलिए यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित शब्दों को सर्वाधिक अर्थपूर्ण रूप में व्यवस्थित करना है, मतलब मीनिंगफुल वे में। अब यहाँ पर मीनिंगफुल वे कहाँ से आएगा, उनका हम साइज से यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पर जो क्रम है वो बनाने वाले हैं। सबसे छोटा क्या है आपका, साइकिल है, तो 3 पहले आएगा, फिर क्या आएगा, साइकिल के बाद आपकी आएगी कार, कार आएगी 2 नंबर पर, फिर आएगी बस, बस आएगी 4, एंड फिर आएगी रेल। तो आप देख लीजिए 3, 2, 4, 1 किस में है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 78 देखिए, अनुज का मुख जो है वो उत्तर पूर्व की ओर है, ये आप डायरेक्शन देख लीजिए, उत्तर पूर्व की ओर यहाँ पर है फिलहाल। 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमा, 90 डिग्री मतलब कि क्लॉकवाइज, तो ये इधर आ गया, ठीक है, इस साइड फेस है अभी इसका। फिर क्या हुआ, 180 डिग्री वामावर्त मतलब कि बाईं तरफ घूमा, बाईं तरफ घूमने का मतलब है कि एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज। आप किसी भी साइड घुमा लेंगे तब भी आपका सेम ही जगह उसको जाना है। फिलहाल यहाँ देखिए ये आपका ऐसे घूम के इधर गया। अब यहाँ पर क्या है अगला, फिर आप 90 डिग्री उसी दिशा में घूमे, मतलब वामावर्त पहले घूमा था तो अब भी फिर से वामावर्त हमको घुमाना है, लेकिन केवल 90 डिग्री। तो अंत में वो निकल कर आएगा, वो यहाँ आएगा फाइनली, ये डायरेक्शन होगी इसकी। और ये डायरेक्शन कौन सी है, ये आपकी साउथ हो गई, ये क्या हो गई वेस्ट, साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम। तो 78 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 79 देख लीजिएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से सही संख्या का चयन करना है आपको, ठीक है। देखिए रिलेशन क्या दिया हुआ है, 4 का 17 के साथ जो है वही 7 का आना चाहिए, यहाँ जो नंबर है। देखिए 4 स्क्वायर +1 करेंगे तो क्या होगा, 17 होगा। अगर हम 7 स्क्वायर +1 करते हैं तो क्या निकल कर आएगा, 50 आएगा निकल के। तो इस हिसाब से जो बी ऑप्शन है बिल्कुल क्या होना है, सही हो जाएगा 79 का। अगला क्वेश्चन है 80, निम्नलिखित में से सही विकल्पों का चयन कीजिए। चश्मा
चश्मा का क्या संबंध है बताइए। साइकिल का संबंध अगर यूनिसाइकिल से जो है तो चश्मे का क्या होगा। चश्मा होता है हमारा वाई फोकल, या फिर कहें कि दो उसमें होते हैं, दो चश्मे की इस तरह से कुछ संरचना होती है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, मोनोकल हो जाएगा। तो 80 का क्या होगा, ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है 81, किसने कहा निर्णयन व्यवहार विकल्पों का मूल्यांकन तथा उनमें से चयन करना है। ठीक है, निर्णयन व्यवहार विकल्पों का मूल्यांकन करना एवं उनमें से चयन करना है। तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता है। 81 का करेक्ट मैं आंसर आपको बता रहा हूँ, ये बैरन के द्वारा कहा गया है। 81 का सी सही है। 82 देखिए, आगनात्मक तर्क आधारित है। इंडक्टिव जो रीजनिंग होती है वो किस पर बेस्ड होती है, इंडक्टिव मेथड होता है टीचिंग में। ठीक है, तो 82 का यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो निकल कर आएगा ए ऑप्शन, विशिष्ट से सामान्य सिद्धांत। आगनात्मक मतलब कि पहले यहाँ पर आपको क्या बताया जाएगा, पहले बताएंगे हम लोग फॉर्मूला, फिर बताएं कि वो आया कैसे, बना कैसे। लेकिन जो इसका होता है डिडक्टिव, इसका जस्ट अपोजिट होता है डिडक्टिव। उसमें हम लोग करते हैं कि वेस्ट से शुरू करते हैं, पहले आपको बताएंगे छोटी छोटी चीज़ें, है ना, फिर आपको कंसेप्ट की ओर ले जाएंगे, है ना। यहाँ कंसेप्ट से डेरिवेशन की ओर जाते हैं और यहाँ पर डेरिवेशन से कंसेप्ट की ओर जाते हैं। फिलहाल 82 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 83 देखिए, एल्गोरिथम एक प्रकार का क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट है, क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपका ये मीन्स एंड एनालिसिस बेस पे होता है। लेकिन यहाँ पर मैं इसको भी सही मान लेता हूँ कि यांत्रिक समाधान, मैकेनिकल सॉल्यूशन, इन दो में से कोई एक हो सकता है। तो आप इसके लिए जो फाइनल आंसर किए उसका भी वेट कर सकते हैं 83, और जिसको भी सही आंसर पता हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख भी सकता है, तो देख लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। प्रकार्यात्मक स्थिरता समस्या समाधान प्रक्रम में क्या उत्पन्न करती है, बताइए। प्रकार्यात्मक स्थिरता, तो ये जो हमारी फंक्शनल फिक्सडनेस है ये क्या उत्पन्न करेगी समाधान प्रक्रम में, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारा होगा उसके प्रोसेस में। तो 84 का करेक्ट आंसर जाएगा आपका बाधा। ऑब्वियसली बाधा ही तो उत्पन्न करेगी, ब्लॉकेज या ब्लॉकिंग। 85 दिया हुआ है, यदि कोई प्रयोज्य किसी समस्या का समाधान अपने पूर्वानुभव के आधार पर करने का प्रयास करता है तो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए अगर आपको पहले कोई नॉलेज आपने गेन करी है और उसका यूज़ आप कर रहे हैं काफ़ी समय बाद, तो इसे कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज, या फिर ट्रांसफ़र इफेक्ट कहते हैं, यानी अंतरण प्रभाव। आई एम सॉरी, एक बार रुको जाइए, इसको बोलते हैं मेंटल सेट, जो आपका मेंटलिटी सेट है उससे। तो ए नहीं होगा, आई एम सॉरी, इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। दिया हुआ है, एक संभाव्य समाधान के लिए सफलता मिलने तक प्रयास करना क्या कहलाता है। देखिए एक मेथड होता है ट्रायल एंड एरर, यानी प्रयास करते जाइए, त्रुटि होगी, फिर से प्रयास कीजिए, सही आंसर आप पहुंच जाएंगे तो सही सफलता मिलने तक पहुंच जाएंगे। तो इसको बोलते हैं प्रयास एवं त्रुटियों का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर का जो सिद्धांत है, थ्योरी है, वो बोलते हैं। 87 देखिए, निम्नांकित में से कौन सा एक समस्या समाधान की विधि के रूप में लोगों द्वारा यूज़ में नहीं लाया जाता है, लोगों द्वारा प्रयोग में नहीं होता है। किस चीज़ का, फंक्शनल फिक्सडनेस, कार्यात्मक स्थिरता, इंग्लिश में देख लीजिएगा। अगर चीज़ें फिक्स हो जाएंगी तो फिर उनका यूज़ कैसे होगा समाधान में, समस्या समाधान में। या तो वॉलेटिलिटी होनी चाहिए, मतलब वॉलेटाइल होना चाहिए। ठीक है, 87 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी निकल के आएगा। ठीक है, 88 देखिए, समस्या समाधान की निम्नलिखित विधियों में से एक विधि सफलता पाने की गारंटी देती है। भाई कौन सी विधि है जो सफलता पाने की गारंटी देगी। तो इस क्वेश्चन में भी मुझे थोड़ा सा डाउट है। पर्सनली मुझे इस क्वेश्चन का सही आंसर योजना विधि लग रहा है कि वो आपको सफलता पाने की गारंटी देती है। अगर आप कोई भी काम प्लानिंग से करते हैं तो इस बात की गारंटी होती है कि आप उसमें सक्सेस जरूर होंगे। लेकिन कुछ यहाँ पर जो आंसर है वो एल्गोरिथम भी हो सकता है, तो आप इस पर ध्यान दीजिए। थोड़ा सा जो फाइनल आंसर किया है उसका वेट कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से तो यहाँ पर योजना विधि बिल्कुल ही सही होगा, लॉजिक की तरह से देखा जाए अगर। 89 है, समस्या समाधान में कोहलर के द्वारा किस प्रकार की समस्या का प्रयोग किया गया है। कोहलर जो थे उन्होंने किस प्रकार की समस्या का प्रयोग किया था, तो उन्होंने एक पजल बॉक्स बनाया था। क्या बनाया था, पजल बॉक्स बनाया था। तो यहाँ पर देखिए 89 का सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सा समस्यात्मक कार्य पशु प्रयोजों के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, मतलब पशु पर हम जो प्रयोग करते हैं उस पर यूज़ नहीं होता है। तो देखिएगा 90 का करेक्ट ऑप्शन आपका निकल कर आएगा सी, एनोग्राम्स जो होते हैं, एनाग्राम्स, ये पशुओं के लिए प्रयोग नहीं होते हैं। बाकी आप देखते हैं कॉलर, कॉफका जो भी थे, इन लोगों ने किसका प्रयोग किया था, जानवरों का प्रयोग किया था, उन पर प्रयोग किए थे। सारे के सारे सिद्धांत जो निकाले हैं वो जानवर, चूहा हो, बिल्ली हो, चाहे डॉग हो, कबूतर हो, बनमानुस हो, इन सब पर प्रयोग करके जो हम सिद्धांत है वो दिए थे टीचिंग के। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। निम्नलिखित में से विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सी संख्या विलुप्त है, वो हमको फाइंड करनी है। क्या होना चाहिए वहाँ पर,
टू, टू के बाद क्या आ रहा है 4, आपको एक गैप लेना है यहाँ पर, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, ठीक है। अब यहाँ पर तो 10 के बाद 12 आ गया, ठीक है। तो हम 3 से देखेंगे, 3 2 या 6, 3 3 या 9, 3 4 या 12 एंड 3 5 या 15। तो 91 का सी ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा 15, 15 आपका सही आंसर है। 92 दिया हुआ है, कक्षा में 31 छात्र हैं। अनूप और सुनील का क्रम ऊपर से क्रमशः 7वां है और 11वां है। अनूप है भाई 31 पूरे स्टूडेंट हैं, ऊपर से जो अनूप है वो है आपका 7th पे, अनूप कितने पे 7th पे है। और जो दूसरा दिया हुआ है कौन सुनील, वो कितने पर है, वो है 11th पे, सुनील दिया है 11th पर। अब हमको बताना है कि कक्षा में नीचे से उनका क्रमशः क्रम क्या होगा। अब हमें डाउन से बताना है, नीचे से। टोटल तो 31 है, अगर हम पहले बात करें, पहले कौन है अनूप है, तो यहाँ से ऊपर 7th है इसके ऊपर से रैंक, तो इसके ऊपर कितने होंगे 6 बच्चे होंगे, 6 और कितने होंगे 7, तो नीचे कितने हैं, नीचे कितने होंगे 31 में से अगर 7 घटाएंगे तो 24 होंगे। अब नीचे से हम देख रहे हैं तो नीचे से 25th स्थान होगा किसका, अनूप का 25th। तो देखिए पहला ऑप्शन ही आपका यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन है, इसी में केवल दिया हुआ है, तो बाकी सारे तो ऑब्वियसली गलती हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा भी आप ऐसे ही निकाल लीजिएगा ऐड करके। अगला क्वेश्चन देखिए 93, अनुक्रम क्यू एन के क्वेश्चन मार्क और ई में लुप्त अक्षर क्या है। मतलब यहाँ पर जो आपको लुप्त दिख रहा है ना, इसकी जगह पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, प्लेस वैल्यू लिख लीजिएगा, क्योंकि प्लेस वैल्यू कितनी होती है 17 होती है, एन की कितनी होती है 14, के की 11 होती है। अब डिफरेंस कितना आ रहा है 3 डिफरेंस आ रहा है, सभी में कितना आ रहा है 3 3 का डिफरेंस, तो यहाँ भी 3 का आएगा। 11 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, और 8 किसका होता है, 8 होता है एच का प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो 93 का यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 94 देखिए, अंक युग्म और समूह को चुनें जो अन्य से भिन्न हो, मतलब दूसरे से जो भिन्न है वो वाला आपको चुनना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 8 × 3 करते हैं और +1 करते हैं तो निकल कर आता है कितना 25। दूसरा 22 इंटू हम 3 करते हैं +1 करते हैं तो निकल कर आएगा 67। फिर नीचे देखिए डी ऑप्शन, 15 में इंटू 3 करते हैं और करते हैं +1 तो निकल कर आएगा कितना 46। लेकिन 18 में अगर हम 3 करते हैं इंटू में और +1 करते हैं तो निकल कर आएगा कितना 55, जो कि आपका नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर 55 होना चाहिए था, और यही क्या है अन्य से भिन्न है, तो यहाँ पर देखिए ये गलत है, और ये आपका 94 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 दिया हुआ है, ए और बी क्रमशः भाई बहन हैं। ए और बी क्या है, भाई बहन है। सी जो है वो ए का पिता है, चलिए सी कौन है, ए का फादर है, सी है ए का फादर। ए और बी क्रमशः भाई और बहन है, ये भाई है और ये बहन है। अगला दिया हुआ है कि डी सी की बहन है, जो डी है वो किसकी बहन है, सी की, ये लीजिए डी सी की सिस्टर है। ई डी की माँ है, ई जो है वो डी की माँ है, चलिए डी की माँ है तो वो हमारी सी की भी माँ होगी ई। चलो नेक्स्ट दिया हुआ है, तो बी ई से किस प्रकार संबंधित है, मतलब बी जो है वो ई की कौन लगती है, तो ऑब्वियसली जो ई है ना वो बी की दादी है, तो बी कौन होगा ई की, वो उसकी पोती होगी। तो यहाँ पर देखिएगा 95 का जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, पोती, ठीक है ना, ग्रैंड डॉटर। 96 देखिए, यदि किसी भाषा कोड में या कोड भाषा में एल सी को लिखा है कितना 6 लिखा है, टी ई को 10 लिखा है, और इसी भाषा में कोड भाषा में पी डी को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, एल का जो प्लेस वैल्यू कितना होता है एल सी, यानी 12 × 3, तो देखिए 36 है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 6 होगा, तो 6 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। दूसरा इसी तरह से दिया हुआ है टी ई, टी कितना होता है 20 होता है, ई कितना होता है 5, 20 × 5 क्या हो गया 100, 100 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 लिखा हुआ है। इसी तरह हो जाएगा पी डी का, पी कितना होता है 16 होता है, एंड डी होता है 4, ये हो जाएगा 64, 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा 8 निकल कर आएगा, यानी 96 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 97, 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। एक बिल्ली उसी रेलगाड़ी की दिशा में दौड़ रही है, कितनी स्पीड से 18 किलोमीटर/आवर, काफ़ी ज़्यादा स्पीड है। रेलगाड़ी बिल्ली को कितने समय पार कर लेगी, ऑब्वियसली रेलगाड़ी की स्पीड ज़्यादा है तो वो बिल्ली को पार कर ही लेगी। अब यहाँ पर हम जो है ना बिल्ली की डिस्टेंस को या लंबाई को क्या मानेंगे, नगण्य मानेंगे। तो यहाँ पर टाइम पूछ रहे हैं तो टाइम बराबर लगा दीजिएगा, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, दूरी कितना है 140 मीटर, तो सारी चीज़ें हम मीटर में लेने वाले हैं। चाल कितनी है 60 है, किसकी, ट्रेन की, सेम दिशा में है, सेम डायरेक्शन में है, तो डिस्टेंस जो हमारी स्पीड है वो घट जाएगी। 60 - 80 इंटू क्या होगा 5/18, 5/18 होगा तो 18 हमारा जाएगा कहाँ पर ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका 140 इंटू 18, और ये सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, ये 12 बचा और ये बचा 5। आप इसको डिवाइड कीजिए तो कितना होगा 6 3 × 18 और 6 7 × 12 और 7 से 20 टाइम, और यहाँ पर 5 से 4 टाइम। इट मीन्स यहाँ पर देखिए 4 × 3 क्या होगा 12, मतलब कि 12 सेकेंड में ये जो बिल्ली है उसको ट्रेन पार कर लेगी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 98। 98 दिया हुआ है, लुप्त पद के लिए सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ABC,
6 दिया हुआ है। अब ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 1, बी की 2 एंड डी की सी की कितनी होती है 3। तो क्या होगा 3 2 जा 6। ई एफ जी देखिए, तो ई एफ जी में क्या होगा अपना 5 और 6 और 7, ये कितना होगा 5 6 30 और ये हो जाएगा 210। इसी तरह सेम क्या होगा आई जे के, आई कितना होता है, आई आपका होता है 9 एंड जे कितना होता है 10 और के होता है 11। तो क्या हो जाएगा 11 9 सा 99 और ये हो जाएगा 0 990। 98 का सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा, यदि a प्लस बी बराबर दिया हुआ है a, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को करने का सिंपल सा तरीका होता है वैल्यू पुटिंग मेथड। अगर हम यहाँ पर a की जगह 1 रखते हैं और b की जगह भी 1 रखते हैं, आप सभी जगह 1 रख दीजिए, क्या होगा 1 + 1 ये 2 हो गया और इस साइड भी क्या हो जाएगा 2 ही निकल कर आएगा। तो मतलब हम अगर 1 रखेंगे तो ये आंसर हमारा आ सकता है। तो हम क्या करेंगे सिंपल सा यहाँ पर 1 1 रख देंगे। तो a की जगह 1 रखा है तो 1 स्क्वायर प्लस के 1 स्क्वायर बराबर क्या हो गया 2, 99 का 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 100 देखेंगे, यदि e बराबर दिया हुआ है हमारा 5, अमेंडमेंट दिया रहा हुआ आपका 89, तो सेक्रेटरी निकालना होगा। देखिए सारी की सारी जो प्लेस वैल्यू हैं वो यहाँ पर लिखी गई हैं, उनको ऐड किया गया है। तो आपको भी सिंपली क्या करना है, सबकी आपको लिखनी है प्लेस वैल्यू। एस की 19 होती है, ई की 5 प्लस सी की 3 होती है, आर का 18, ई का होता है आपका 5 और टी का कितना होता है प्लस 20 और ई का होता है 1 और आर का होता है 18 एंड वाई का कितना होता है 25। जब आप सबको ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पर निकल कर आएगा 114। इनका जो एडिशन होगा वो होगा 114 एंड 100 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो गाइस इस वीडियो में हमने सी सेट जिसे बोलते हैं आप जीएस पेपर 2, सी सेट के सभी 100 प्रश्नों का बिल्कुल सटीक हल यहाँ पर देख लिया है। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो रही है, आपको लग रहा है कि कोई और इसका आंसर रहने वाला है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा जीएस पेपर 1 का भी वीडियो पड़ा हुआ है, आप दोनों ही वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट किया है, चाहे आपका कोई सा भी सेट हो ABCD, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चंस बस ऊपर नीचे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं सॉल्यूशन तो इतने आप वीडियोस को हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं और किसी भी तरह की कोई फाइल्स से यहाँ पर फॉल्स न्यूज़ नहीं दी जाती है, सारी आपको पॉजिटिव न्यूज़ मिलेंगे और सही यहाँ पर जो है ना वो डिस्कशन किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल जो हमारा टेलीग्राम चैनल है परीक्षा ई क्लासेस, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।